जी के बच्चों, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उनका भी हम डिस्कशन करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हमें किस तरह से करना है ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए इसको किस तरह से करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सबसे पहला पार्ट, और सबसे पहले पार्ट को यूज करके फिर दूसरा पार्ट भी हमें प्रूफ करना है। अब पहला पार्ट तो सभी बच्चों से प्रूफ हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है वो दूसरे पार्ट से क्रिएट होने लगती है। तो सबसे पहले दूसरे पार्ट को प्रूफ करने के लिए भी हमें पहला पार्ट अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? पहले पार्ट में लिखा है मॉड के अंदर z1 + z2 का होल स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है? z × z बार होता है। तो बच्चों उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे बार लगा देंगे, और इस प्रॉपर्टी को हम फर्दर यूज करेंगे और बार को इंडिविजुअल ब्रेक कर देंगे, यानी कि z1 बार + z2 बार। इसके बाद बच्चों हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z2 z2 बार, ये निकल के आएगा। तो उसके बाद ये हो जाएगा बच्चों मॉड z1 का स्क्वायर, क्योंकि z1 × z1 बार को हम लिखेंगे मॉड z1 का स्क्वायर। सिमिलरली z2 × z2 बार को लिखेंगे मॉड z2 का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों आपको इस पार्ट पे ध्यान देना होगा कि ये क्या लिखा है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 बार, और अगर हम इसका होल बार ले लेते तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा? z1 बार और z2। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दीजिएगा, z1 z2 बार और ये है z1 z2 का होल बार, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये लिखा हुआ है z + z बार। और कभी भी आपके पास बच्चों z + z बार अगर लिखा होता है तो वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब z, और z की वैल्यू है z1 z2 बार। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है तो चलेगा। आप क्या करिए, इसको प्रूफ करने के लिए z = x + iy लिख लीजिए, फिर z बार लिख लीजिए x - iy। आप उन दो इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लीजिए, तो वहां से x आ जाएगा z + z बार / 2, यानी कि z + z बार = 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z निकल के आ जाएगा। ये प्रूविंग आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों यहां से हम लोग इसको यहाँ पुट करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार की जगह हम पुट करेंगे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ये बच्चों हम लोग पुट कर देंगे। समझ में आ गया? उसी तरह से बच्चों सिमिलरली आपको एक काम करना है कि आप z1 - z2 का मॉड का जो स्क्वायर है आप इसको भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? आप इसको लिखेंगे z1 - z2 × z1 - z2 का होल बार। अब बच्चों बिल्कुल उसी प्रोसेस से इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ये निकल के आएगा बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया अच्छे से। तो बच्चों अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप ध्यान से देखिए, आपको जो प्रूफ करना था वो फाइनली प्रूफ हो गया। आप लिखेंगे फाइनली z1 + z2 के मॉड का स्क्वायर z1 - z2 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर। ये बच्चों आपका प्रूफ होकर के हो गया। तो बच्चों इसका एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पार्ट को देख करके बच्चों को थोड़ी सी उलझन होती है कि आखिर ये है क्या। बच्चों ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी ये और वो राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में इक्वल। अब ये दोनों इक्वल कैसे आ रही है? तो पहले आप एक काम कर लो, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्योंकि अगर आपको एक्सप्रेशन हो सकता है बड़े बड़े लग रहे हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। वैसे तो बच्चों अगर आपको तुरंत करना है, आप तो तुरंत करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, और जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। लेकिन हो सकता है आपके टर्म्स आपको ज्यादा बड़े नजर आने लगे, इसलिए आप अलग अलग करके कर लो। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो।
अब मान लो इसकी वैल्यू कुछ a या b है, मान लो इसकी वैल्यू है a, ये मैंने वैल्यू मान ली इसकी a। अब आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। जैसे ही बच्चों इसमें आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग करते ही कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आपका काम ये है कि आप इस a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो RHS था ना, मॉड के अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस मॉड के अंदर अल्फा माइनस बीटा, उसको भी आप b मान लेना और उसमें भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके आप b स्क्वायर निकाल लेना। फिर आपको दिखाई देगा कि जो a की वैल्यू आ रही वही b की वैल्यू आ रही, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस आपको बच्चों इतना काम करना है। अब आप इतना काम कर लीजिए, आपको दिखने लगेगा। तो बच्चों किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करना है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो बच्चों जब स्क्वायर आएगा तो मॉडुलस हो या ना हो, वो तो पॉजिटिव साइन से ही ओपन होगा, तो हम इसको लिख देते हैं a स्क्वायर। तो बच्चों मैं डायरेक्टली इसको लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जरा इस बात को ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने पहला वाला स्क्वायर ओपन कर दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा वाला ओपन करता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों यहाँ पे शायद प्लस है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये बच्चों प्लस है, ओके। तो ये हो जाएगा प्लस 2ab, यानी कि 2 अल्फा अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब हम लिखेंगे प्लस 2ab। तो ये हो गया प्लस 2ab। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, लिखा हुआ है ना। अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी सिर्फ क्या हम बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने सिर्फ बीटा स्क्वायर लिख दिया और बाकी सारे टर्म्स हटा दिए। तो मैं इसको लिख दूंगा 2 टाइम्स बीटा स्क्वायर। क्या बात सबको क्लियर है? तो बच्चों कैंसिल होने वाले टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, ये टर्म्स कैंसिल हो गए। अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 4 बार आ रहा है, तो ये 4 अल्फा स्क्वायर हो गया। और माइनस का 2 बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और ये बच्चों ये सारी वैल्यूज a स्क्वायर की इक्वल थी, तो यहाँ से a स्क्वायर जो होगा वो 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 2 अल्फा आप लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? a इज इक्वल टू 2 अल्फा आ जाएगा। और अगर आप लिखना चाहें तो प्लस माइनस या मॉड के अंदर 2 अल्फा भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। उसी तरह से बच्चों आपके पास RHS है। अब आप RHS को सिंप्लीफाई कर लीजिए। RHS में क्या है ये आपके क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। मॉड के अंदर अल्फा प्लस बीटा है प्लस मॉड के अंदर अल्फा माइनस बीटा है, इसको बच्चों आपने कुछ b मान लिया। अब आप यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, ये वैल्यू वही आएगी जो a की आ रही है। तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। टर्म्स बच्चों कैंसिल करिए, ये वाले टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब जरा चेक करिए आ क्या रहा है, अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर आ गया, ठीक है। बीटा स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर ये वही आ गया, यानी कि बी की वैल्यू भी कितनी आ गई, मॉड 2 अल्फा। तो बच्चों यहाँ से ए और बी आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ही एक्सप्रेशन क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था जिसका आपने डिटेल सॉल्यूशन देख लिया। मेरे ख्याल से अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मॉड z स्क्वायर w माइनस w मॉड स्क्वायर z इज इक्वल टू z माइनस ओमेगा, इस तरह से लिखा है। लिखा है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड w प्रूव दैट, इस एक्सप्रेशन को आपको प्रूव करना है, लेकिन ये तभी प्रूव हो सकता है जब z w के इक्वल हो या z w बार 1 के इक्वल हो।
तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम यूज कर लेते हैं और इसको यूज करके ये प्रूफ कर देंगे, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप लाइक टर्म्स यहाँ पे कलेक्ट कर लीजिए, देखिए मैंने लाइक टर्म्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिए, मतलब ओमेगा वाले टर्म्स मैंने एक तरफ कर लिए और ध्यान से देखिए जेड वाले टर्म्स मैंने एक तरफ कर लिए। ये तक समझ में आया? अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये W टाइम्स मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस 1 आया और ये आया Z टाइम्स कितना आया 1 प्लस मॉड ऑफ ये आया। क्या ये बात यहां तक समझ में? अब आप कहोगे कि सर इसका करें क्या? हमने कहा बेटा यहां से एक काम कर लो, अब Z अपॉन W की वैल्यू निकाल लो। तो W के साथ क्या है? W के साथ है मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस 1 और Z के साथ क्या है? मॉड ऑफ W स्क्वायर प्लस 1। ये तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपको कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि सर ये रियल नजर आ रहा है, क्योंकि किसी का भी मॉड जो होगा वो तो रियल ही होता है, तो ये वैल्यू रियल नजर आ रही है और प्लस 1 करेंगे तो भी रियल नजर आ रही है, तो ये एक रियल है। यानी कि Z अपॉन W आपको क्या नजर आ रहा है कि Z अपॉन W की वैल्यू क्या है? रियल। अगर Z अपॉन W एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही हुआ, अगर वो रियल है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल होता है तो हम यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बार होगा वो इटसेल्फ उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाएगा। यही तो होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो उसका बार इटसेल्फ उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो जाता है, क्योंकि जो Z अपॉन W है वो किसके इक्वल है? एक रियल पार्ट के इक्वल है, वो रियल हो चुका है। चलिए तो बच्चों हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, ऊपर नीचे इसको ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा Z बार W इज इक्वल टू ZW बार। ये एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कहोगे सर अभी प्रूफ तो हुआ नहीं है। तो हमने कहा अगर आप ये एक्सप्रेशन निकाल लेते तो उसके बाद प्रूफ करना आसान हो जाएगा। तो आप बस क्वेश्चन के नजदीक पहुंच गए, तो मैं इसको बॉक्स में भी डाल देता हूँ, ये बॉक्स में मैंने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेशन था उसको मैं दोबारा रीराइट करता हूँ। एक्सप्रेशन है आपका मॉड Z स्क्वायर W माइनस मॉड W स्क्वायर Z इज इक्वल टू Z माइनस W, ये एक्सप्रेशन। अब आप यहाँ पे क्या करो, मॉड Z स्क्वायर को लिख दो Z इंटू Z बार, तो ये हो जाएगा ओमेगा Z इंटू Z बार। क्या लिख सकते हैं भाई? मॉड Z स्क्वायर को हम Z इंटू Z बार लिख सकते हैं, वैसे ही मॉड ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा इंटू ओमेगा बार भी तो लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो, Z बार ओमेगा, तो Z बार ओमेगा को आप रिप्लेस कर दो, देखो ये Z बार ओमेगा है, Z बार ओमेगा को आप रिप्लेस कर दो Z ओमेगा बार से और Z को लिखे रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आई? जो मैंने अभी बॉक्स में बंद किया था उसको मैंने यूज कर लिया। अब यूज करने के बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ओमेगा बार Z कॉमन है, तो ओमेगा बार Z को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ गया Z माइनस W। क्या बात समझ में आई? माइनस उस वाले Z माइनस W को भी हम इस तरफ ले आते हैं इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके फैक्टर होंगे, क्या फैक्टर निकल करके आएंगे? ओमेगा बार Z माइनस 1 एंड Z माइनस W इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो Z या तो W हो सकता है या ओमेगा बार Z माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये हमने रिवर्स करके क्वेश्चन को जल्दी प्रूफ कर लिया। और बच्चों इस क्वेश्चन को करने का भी काफी बड़ा मेथड भी होता है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर वो उस क्वेश्चन को करने के लिए Z की जगह x प्लस आई वाई, W की जगह a प्लस आई बी, ये सारी वैल्यूज पुट करेगा, सिंप्लीफाई करेगा और लास्ट में उसके पास यही रिलेशन आ जाएगा कि x प्लस आई वाई जो है वो a प्लस आई बी के इक्वल आ जाएगा, मतलब जो आपको प्रूफ करना है। लेकिन वो क्वेश्चन करने का काफी बड़ा मेथड होगा, लेकिन अगर आप इस मेथड को ध्यान रखेंगे तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, बड़े मेथड से भी कर सकते हैं।
ये डिपेंड करता है आपको क्या स्ट्राइक जल्दी करता है, उसी से आप करिए। जैसे आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहले ही से इसने दे रखा है कि आप शॉर्टकट मत यूज करिए। इसने खुद ही दे दिया कि z की वैल्यू आप x प्लस आई वाई आप यूज कर सकते हैं, और ओमेगा का जो मॉडुलस है वो 1 है। तो आप क्या करिए, जो w है उसको लिखिए पहले 1 माइनस आई जेड। जेड की वैल्यू क्या है x प्लस आई वाई। ये बात समझ में आई? z की वैल्यू क्या है x प्लस आई वाई, ये आपने यूज कर दिया पहले से। तो ये हो गया 1 माइनस आई, उसके बाद बच्चों आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 5 हो जाएगा। ये आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। और यहाँ पे x है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बात क्लियर है। उसके बाद x टाइम्स प्लस आई टाइम्स y माइनस 1। बच्चों अभी मैं इसको और सही ढंग से लिख लेता हूँ। दिस इज 1 प्लस वाई माइनस आई एक्स अपॉन x प्लस आई टाइम्स y माइनस 1। ये बच्चों आपकी w की वैल्यू आ रही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसके पास रैशनलाइज करिए या बिना रैशनलाइज करिए इसको यूज कर लीजिए, प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। आपके पास गिवन है कि अगर मॉड w 1 होगा तो क्लियर कट यहाँ पे गिवन है कि z जो होगा वो रियल एक्सिस को लाई करेगा, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, मतलब y की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर मॉड w 1। तो आपने w तो निकाल ही लिया है, अब आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए, मॉडुलस ले लीजिए। जैसे ही बच्चों दोनों तरफ मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी लग जाएगी राइट हैंड साइड में, और मॉड ऊपर नीचे ब्रेक हो जाएगा। क्या ये पार्ट सबको समझ में आया? ये देखिए मैंने मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दी, और मॉड z1 अपॉन z2 दिस इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2, उसको मैंने यूज कर दिया। अब बच्चों मॉड w क्या है 1 है, तो ये वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी और दोनों के मॉड आप लिखेंगे, और मॉड लिखने के बाद आप उनकी स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि उनके रूट हट जाए। तो आप डायरेक्टली जो स्टेटमेंट मिलेगा आपको वो मिलेगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही तो होगा। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। तो जो आपको टर्म्स कैंसिल करने, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 1 से 1, ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। और यहाँ पे आपको क्लियर कट नजर आएगा कि 4y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो z होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, लाई ऑन रियल एक्सिस। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आपने क्वेश्चन को कर लिया। तो इसी तरह से बच्चों मैं आपको बता रहा था कि हर क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप शॉर्टकट यूज करें, आप ये सब भी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही कॉन्सेप्ट यूज करिए और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये सब एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो अब आप लोग ऐसा कर लेते हैं, कुछ दूसरे क्वेश्चंस कर लेते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे जा करके। तो ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5 का है। तो एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5। देखिए बच्चों इसको किस तरह से करना है, आप ध्यान से देखिएगा।
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है इट इज गिवन दैट n is an odd integer greater than 3 but not a multiple of 3. Prove that this is a factor of this. तो सबसे पहले हमको प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वो फैक्टर है, ठीक है, किसका, एक एक्सप्रेशन का। तो अगर वो फैक्टर हो, अगर उसके रूट्स होंगे तो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, जो फैक्टर है उसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या लिखा है, इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस 1 होल पावर n माइनस एक्स की पावर माइनस 1, इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर होगा तो जो इसके रूट्स होंगे उसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन। अब तुम कहोगे सर इसके रूट्स क्या है, तो सबसे पहले हमारी बारी आती है कि हम इसके रूट्स निकाल लें इस एक्सप्रेशन की, यानी ये कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले तो आप इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और बच्चों इतना देखते ही आपको तुरंत एक्सप्रेशन याद आता होगा कि आप लिखते थे एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर आप इसको ब्रेक करते थे तो ये इस तरह से ब्रेक होता था। याद आ गया क्या, ये आपको फैक्टर तो पता ही होंगे। तो आप क्या कहते थे, इसके रूट्स आ गए, क्या रूट्स आ गए, एक आया 1, एक आया ओमेगा और एक आया ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों इसके भी रूट्स आपको नजर आने लगेंगे, एक रहेगा 0, एक आएगा ओमेगा और दूसरा आएगा ओमेगा स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए सबसे पहले कि अगर आपको रूट्स नजर आ गए तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन है ये। सबसे पहले हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। जब हम इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन 0 ही आ रहा है। आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, एट x इक्वल टू 0 इट विल बी 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्या है, इसका एक रूट है। तो चेक कर लिया। उसके बाद बच्चों हम इसमें x की जगह ओमेगा डालेंगे, हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो आप लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर n माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, चेक कर लीजिए बच्चों ये 0 ही आएगा। लेकिन ये 0 तभी हो सकता है जब n 3 का मल्टीपल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे n 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आप एक काम कर लीजिए, n 3 के मल्टीपल के अलावा कुछ और ले लीजिए। लेट से आपने n की जगह 1 ले लिया, तो आप 1 लेकर के चेक कर लीजिए, ठीक है। n की जगह आप 2 ले लीजिए, आप 2 लेकर के चेक कर लीजिए। ये एक्सप्रेशन बार बार क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये आपको खुद से चेक करना है। आप 3 का मल्टीपल नहीं लीजिएगा, आप 4 ले लीजिए। जैसे आपने n की जगह 4 ले लिया, तो आप 4 लेकर के एक बार चेक कर लीजिए क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं। माइनस की पावर इवन, ये तो प्लस हो गई, ये हो गया ओमेगा की पावर 8 माइनस ओमेगा की पावर 4 इज ओमेगा माइनस 1। क्या तक समझ में आया? क्या आ रहा है बच्चों, ये ओमेगा की पावर 8 क्या होता है, वो होगा 3 के प्लस 2, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस 1 ये बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेक करिएगा क्या तो क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या निकल के आ रहा, 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो जस्ट वेट। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन करते समय आपने इसमें n की जगह 4 रखा है, और n की जगह 4 रखते ही इक्वल टू 0 नहीं आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा ये आप जरा क्रॉस चेक करिएगा। क्वेश्चन में लिखा था कि n 3 का तो मल्टीपल नहीं है, लेकिन n ऑड इंटीजर, देखो क्या लिखा है, n क्या है, n इज अ ऑड इंटीजर ग्रेटर देन 3 भी है। तो ये तो आपने 4 तो लिख दिया, लेकिन 4 क्या है, 3 का तो मल्टीपल नहीं है, लेकिन ऑड इंटीजर है। तो सर ऑड इंटीजर तो नहीं है लेकिन आपको क्या लेना था, ऑड इंटीजर लेना था और 3 का मल्टीपल नहीं लेना था। तो आप इसमें n की जगह जैसी 4 रखे तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू से ये 0 नहीं आया, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। अब आप एक काम करो, इसमें n की जगह 4 ना रख करके आप कुछ और रखो, 3 से बड़ा और 3 का मल्टीपल ना हो, ऑड इंटीजर ना हो। तो हम क्या रख सकते हैं,
7, बच्चों हम अपने 7 रख के चेक करते हैं। आइए, तो माइनस ओमेगा की पावर 7 माइनस ओमेगा की पावर 7 माइनस 1। तो बच्चों हमें दिखाना है कि ये 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो उसका मतलब ये रूट हो जाएगा। चलिए, तो ये तो -1 आई गया बाहर, और ये ओमेगा की पावर 7 हो गया। ओमेगा की पावर 7 इज ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1, दिस इज ओमेगा। ओमेगा की पावर 7 इज ओमेगा की पावर 3 के प्लस 1 के बात समझ में आई। ये बच्चों स्क्वायर था तो ये 14 हो गया, तो 14 क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये ओमेगा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, चेक करिए। तो बच्चों ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये 1 प्लस ओमेगा हो गया। अब चेक करिए, आपका क्वेश्चन हो गया। 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हैं ये 0। इसी तरह से बच्चों आप n ऑड लेंगे और वो 3 का मल्टीपल नहीं लेंगे। जैसे अब आप n 11 ले लीजिए, ठीक है, वो 3 का मल्टीपल भी नहीं है और ऑड भी है। क्या बात समझ में है? अब आप n 13 ले लीजिए, तो ये सब एक्सप्रेशन के लिए बार बार 0 आएगा। से प्रूफ हो जाएगा कि x इक्वल टू ओमेगा इस एक्सप्रेशन का क्या है, रूट है। सिमिलरली बच्चों आप x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर भी इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और आपको वही फिर से रिपीटिशन मिलेगा, ये वापस 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ओमेगा स्क्वायर पुट किया, ये आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा ना, क्यों भाई? तो ध्यान से देखो बच्चों, ये वही लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा की पावर 12 और माइनस ओमेगा, मैं इसको लिख देता हूँ सही से, जस्ट वेट। तो ये हो गया माइनस ओमेगा की पावर n। तो बच्चों आप एक काम करो, सीधा सीधा उसमें n की वैल्यू डाल के चेक कर लो। आप n कौन सा डालोगे, जो 3 का मल्टीपल ना हो और ऑड हो। तो ऐसा करने पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये सही क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक्सरसाइज 5 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों कंप्लीट हो गया। 7 के बाद बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ भी मूव करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली एक्सरसाइज 7 का है, और एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 आप पहले भी काफी बार कर चुके हैं, और कई बच्चों को तो उसका आंसर भी याद हो चुका है कि क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, और इसका आंसर क्या आता है ये काफी बच्चों को याद भी होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के पैकेज में दोबारा मिल गया है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन है बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, इफ a1 a2 dot 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 a and b the vertices of n n-sided regular polygon such that आपके पास एक रिलेशन गिवन है 1 upon a1 a2 is equal to 1 upon a1 a3 plus 1 upon a1 a4। कह रहा आपको n की वैल्यू निकालनी है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अपना ट्रिग्नोमेट्री का पैकेज याद आना चाहिए, क्योंकि उसमें ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर n साइडेड पॉलीगन बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों n साइडेड अगर आप पॉलीगन बनाएंगे तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, आप एक सर्कल बना लीजिए, उसके बाद n साइडेड पॉलीगन बनाना आपको आसान पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। और ये बच्चों n साइडेड है तो ये चलता ही रहेगा, तो आप इसके आगे डॉट डॉट ऐसे लगा दीजिए। क्लियर है, इस तरह से ही चलता ही रहेगा। तो बच्चों इसके वर्टिसेस है a1 a2 a3 a4 a5 एंड g ऐसे से चलता ही चला जाएगा। तो बच्चों अगर हमसे कहा जाता है एक्सप्रेशन में कि a1 a2 चाहिए, मतलब a1 और a2 के बीच की डिस्टेंस चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर a1 a2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन a1 a2। और अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो दैट मींस मॉड ऑफ a1 a2, आप ऐसे भी समझ सकते हैं।
क्योंकि a1 की कोई वैल्यू थोड़ी नहीं है, a1 a2 मतलब a1 a2 के बीच की दूरी, ये इसका मतलब। तो तुम कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। अब आप क्या करिए, इसका सेंटर पहचान लीजिए और इसको बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के कर लीजिए क्वेश्चन। तो बच्चों अगर ट्रायंगल होता है तो आप ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट ये यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ट्रायंगल क्या करता है, या एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, तो ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई बाय एन। कितना एंगल बनाएगा, ये सारे ट्रायंगल्स जो है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय एन। ये बात समझ में आई। ये भी एंगल कितना होगा, 2 पाई बाय एन। ये भी एंगल कितना होगा, 2 पाई बाय एन। ये भी एंगल कितना होगा, 2 पाई बाय एन। अब बच्चों आपको a1 a2 चाहिए, तो आप a1 a2 के लिए क्या करिए, a1 a2 आपको निकालने के लिए कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, कि सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना। इस पॉइंट को कुछ थोड़ी देर के लिए हम b मान लेते हैं, और फिर सिमिलर प्रोसेस को हम बार बार यूज करेंगे और इतने से एंगल को कंसिडर करेंगे। तो पूरा एंगल 2 पाई बाय एन है, तो आधा हो जाएगा पाई बाय एन। बात समझ में आ गई। ओके तो बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम यहाँ पे साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन पाई बाय एन क्या होगा, कोई बता सकता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस a1b अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है बच्चों पता नहीं, हम मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है r। तो यहाँ से बच्चों a1b कितना आ जाएगा, व्हिच इज r sin पाई बाय एन। लेकिन बच्चों a1b हमें नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, a1 a2 चाहिए था, तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा, तो 2r sin पाई बाय। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री याद आ गई होगी कि a1 a2 आपने निकाल लिया। अब आप क्या निकालेंगे, a1 a3। तो क्या आप a1 a3 निकालने के लिए रेडी, कहोगे सर यस। जब सर a1 a3 कंसिडर करेंगे तो ये हो गया a1 और ये हो गया a3, तो इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 2 पाई बाय एन प्लस 2 पाई बाय एन, दैट मींस 4 पाई बाय एन। समझ में आया। और इसमें यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैंने a1 a2 के लिए यूज किया। मैंने a1 और a3 को डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया और सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया उसकी कॉर्ड पे। अब हम क्या निकालेंगे, a1 a3 निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, a1c निकालेंगे और a1c को डबल कर देंगे तो a1 a3 आ जाएगा। तो तुम कहोगे बिल्कुल सर सिमिलर प्रोसेस हो गया। सेंटर पे टोटल एंगल 4 पाई बाय एन है, तो आधा कितना होगा, 2 पाई बाय एन। और सर यही प्रोसेस अगर हम दोबारा लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2r sin 2 पाई बाय एन। क्या बात सबको समझ में आई। उसी तरीके से सर हम a1 a3 के बाद a1 a4 निकाल लेंगे। तो a1 a4 के बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 2 पाई बाय एन 2 पाई बाय एन 2 पाई बाय एन, दैट मींस 6 पाई बाय एन। और 6 पाई बाय एन का आधा होगा 3 पाई बाय एन। ठीक है, ये हो जाएगा 2r sin 3 पाई बाय। अब बच्चों आपको सारी वैल्यूज पता पड़ गई है, बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के आपने क्वेश्चन कर लिया और क्वेश्चन ये फिनिश हो गया। तो बच्चों सबसे पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं 1 अपॉन a1 a2 व्हिच इज 2r sin 2 पाई बाय n। फिर हम पुट करते हैं a1 a3 2r sin 2 पाई बाय n। फिर a1 a4 2r sin 3 पाई बाय n। यहाँ तक क्लियर है। 2r पूरी इक्वेशन से आप कॉमन लेके हटा दीजिए, और जो ये पाई बाय एन है ये आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, इसलिए आप इसको थीटा मान लीजिए। ठीक है, तो ये अब से एक्सप्रेशन जरा एक बार पूरी तरीके से चेक कर लीजिएगा। a1 a2 2r sin पाई बाय n, ये पाई बाय n लिखा हुआ है, पाई बाय n को आपने थीटा एज्यूम कर लिया। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज योर 1 अपॉन sin थीटा, ठीक है, माइनस 1 अपॉन sin 3 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin 2 थीटा। तो बच्चों मैंने कुछ टर्म्स को कंबाइन कर लिया। अब ये क्वेश्चन जैसे भी आप कर लीजिए, साइन थीटा और साइन 3 थीटा नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2 थीटा। ये बच्चों हो गया साइन सी प्लस साइन डी, फिर साइन सी माइनस साइन डी।
तो क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन साइन थीटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2 थीटा। अब बच्चों देखिए ध्यान से कि आपके टर्म्स कुछ कैंसिल हो रहे हैं, जैसे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 2 थीटा साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू साइन 4 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा आ जाएगा। अब आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, उससे आपका सॉल्यूशन निकल आएगा, लेकिन उससे जो सॉल्यूशन निकलेगा वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो बच्चों आपको सिखाया जाता है 9th 10th में कि अगर साइन ए इज इक्वल टू साइन बी होता है तो ए इक्वल टू बी भी हो सकता है। इसके अलावा एक और सॉल्यूशन भी आप लिखते थे कि आप क्या लिखते थे याद है, बी को लिख देते थे साइन पाई माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी का सम पाई भी हो सकता है। याद आ रहा है ये बातें? इस तरह से भी दो सॉल्यूशन आप लिखते थे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ कि 4 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 3 थीटा, डायरेक्ट लिख दूं, दैट मींस 7 थीटा इज इक्वल टू पाई, और थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है, थीटा की वैल्यू है पाई बाई एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो बच्चों आपको आंसर याद आ गया क्योंकि आप लोगों ने खुद आंसर निकाला था कि एन की वैल्यू 7 आ गई। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पूरी अच्छे तरीके से सबको क्लियर हो गया।